हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुनाचल वीकली करंट अफेयर्स सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 से 13 फरवरी तक कंबाइंड करंट अफेयर्स को। सॉरी फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, आपको 13 फरवरी को ही मिलना चाहिए था। तो बेसिकली आज हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीपेक इज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्टिंग जिनजियांग रीजन ऑफ चाइना एंड ग्वादर पोर्ट ऑफ विच कंट्री? द ऑप्शंस हियर आर ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड कजाकिस्तान। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत दिनों से चर्चा में है और हमेशा ये बना ही रहता है न्यूज़ में, क्योंकि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए भी, राइट। तो सीपेक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये सिंजियांग रीजन ऑफ चाइना से ग्वादर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कनेक्ट करता है, राइट। ये 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि चाइना के नॉर्थ वेस्ट को ग्वादर पोर्ट वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बालूचिस्तान इन पाकिस्तान से कनेक्ट करता है, राइट। क्यों ये चर्चा में है फिलहाल? पाकिस्तान recently signed a new agreement with China to begin the second phase of $60 billion CPEC, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट 2 यहाँ पर शुरू होने वाला है, राइट। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज सीपेक। सीपेक 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये बायलेटरल प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और चाइना के बीच में। इट इज इंटेंडेड टू प्रमोट कनेक्टिविटी अक्रॉस पाकिस्तान with a network of highways, railways, pipelines accompanied by energy, industrial and other infrastructure development projects। क्योंकि जो भी डेवलपमेंट होता है वो हाईली डिपेंड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही बेहतर कनेक्टिविटी होगी, right? So it will pave the way for China to access the Middle East and Africa from Gwadar Port। देखिए, मतलब अब यहाँ से सीधे पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान होते हुए शॉर्ट रूट से ये अफ्रीका पहुंच सकता है और मिडिल ईस्ट में भी पहुंच सकता है। जबकि अगर ये पोर्ट ना हो, ये सीपेक ना हो, कॉरिडोर ना हो, तो फिर चाइना को पूरा इंडिया क्रॉस करते हुए इंडियन ओशियन से होते हुए अफ्रीका की तरफ जाना होगा, मिडिल ईस्ट की तरफ जाना होगा, जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, राइट। तो ग्वादर पोर्ट चाइना को बहुत ही इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है। सीपेक इज अ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका और यूरोप को लैंड और सी रूट्स के थ्रू लिंक करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे, इमेज में देखेंगे, ये जो मैप आपको दिख रहा है यहाँ पर है चाइना काशगार प्रोविंस और यहाँ पर आप देखेंगे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। तो चाइना होते हुए, चाइना से स्टार्ट होके ये इस तरीके से काराकोरम और पाकिस्तान होते हुए इंडिया में जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस रीजन से होते हुए पाकिस्तान में आता है और बॉर्डर बनाता है यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की, और यहाँ पे आके ये कंप्लीटली एक्सेस कर सकता है अपना मिडिल ईस्ट को, राइट। तो इस तरीके से ग्वादर काशगार रूट बनाया गया है और सेकेंड फेज में इसे डेवलप करने की बात की जा रही है। So now come to the question number 2. राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम is a scheme of which union ministry? The answer here is option number A, Ministry of Youth Affairs and Sports का ये इनिशिएटिव है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, राइट। तो यहाँ पर 15th फाइनेंस कमीशन की जो साइकिल है इसमें इसे एक्सटेंड किया गया है 2021-22 से 2025-26 तक कर दिया गया है। 5 साल का टेन्योर इसमें बढ़ा दिया गया है विद एन आउटले ऑफ रुपीज 2710.65 करोड़, राइट। ये स्कीम एक फ्लैगशिप सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स की, जिसमें जो 15 से 29 इयर्स तक के एज ग्रुप के यूथ्स हैं उन्हें मोटिवेट किया जाएगा ताकि वो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में और ज्यादा एक्सीलेंस की तरफ बढ़े और नेशनल एनर्जी बिल्डिंग में फोकस कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इज द वेन्यू ऑफ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इन 2022? तो यूएई में होने वाला है ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2022। ये जनरली अलापुजा केरला में किया जाता है। इस साल ये रस अल खैमा यूएई में होने वाला है। ये जनरली मार्च में होता है और इस साल इसकी जो पार्टनरशिप है वो है इंटरनेशनल मरीन स्पोर्ट्स क्लब,
Ras Al Khaimah at Al Marzan Island, UAE. Right? The name of the water race was set after Jawaharlal Nehru visit to Kerala boat race in 1952. केरला का ये बहुत ही फेमस इवेंट है केरला बोट रेस, और हर साल ये होता है। इस साल यूएई में होने वाला है, आपको याद रखना होगा, इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ द अफ्रीकन यूनियन समिट। अफ्रीकन यूनियन समिट इस साल इथियोपिया में होने वाला है, आपको याद रखना होगा। रिसेंटली बिगिन इन अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर अदिस अबाबा। तो इथियोपिया में अदिस अबाबा है सिटी, और यहीं पर इसका हेडक्वार्टर भी है। ये चीज आपको साथ ही साथ याद रखनी है, अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है आपसे। The summit was held amidst a range of military coups and the coronavirus pandemic in the continent. 2 दिन की summit होगी। It will address 6 coups or attempted coups over the last 18 months and low vaccination rates. Right? Total 55 member हैं African Union में। They are also facing pressure to push for a ceasefire in the host country Ethiopia, where a 15-month war was killed thousands of people and starved many more. तो इथियोपिया में जो भी कंडीशन है अभी बहुत ही ज्यादा वर्सन सिचुएशन होता जा रहा है, तो इस पूरी सिचुएशन को कॉम्बैट करने के लिए ये समिट वहां पर रखी जा रही है। बात करें अगर अफ्रीकन यूनियन की, तो 1963 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी was founded by the independent states of Africa, and the organization's aim is to promote cooperation between the African states. 1980 में लागोस प्लान ऑफ एक्शन को अडॉप्ट किया गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के द्वारा, जिसमें ये सजेशन दिया गया था कि अफ्रीका शुड मिनिमाइज देयर रिलायंस अपॉन वेस्ट बाय प्रमोटिंग इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड। मतलब अफ्रीका जनरली दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन पर डिपेंड है, तो डिपेंडेंसी को कम करने के लिए 1980 में लागोस प्लान ऑफ एक्शन आया। याद रखिएगा, आप पूरा जो हायरार्की है ये आपको याद रखना होगा कि अफ्रीकन यूनियन का जो पूरा सिनेरियो है वो किस तरीके से चल रहा है। सबसे पहले 1963 में ये फाउंड हुआ, 1980 में लागोस प्लान ऑफ एक्शन आया वेस्टर्न कंट्रीज पे जो डिपेंडेंसी है उसे कम करने के लिए, सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देने के लिए। फिर 2002 में जो अफ्रीकन यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन है इसे नाम बदल के अफ्रीकन यूनियन रख दिया गया। रिमेंबर, नाम चेंज हुआ, इसका अफ्रीकन यूनियन नाम रख दिया गया, which had as one of its goals to accelerate the economic integration of the continent। तो यूनियन वर्ड से यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि आप कितने ज्यादा इंटीग्रेटेड है, कितने ज्यादा यूनाइटेड हैं, और यूनिटी में ही पावर होती है। राइट? 2012 में जो अफ्रीकन यूनियन का समिट हुआ एडिस अबाबा में, लीडर्स अग्रीड टू क्रिएट अ न्यू कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया बाय 2017, फॉर विच इन 2015 नेगोशिएशंस फॉर AFCFTA स्टार्टेड। राइट? तो अफ्रीकन यूनियन का जो एग्रीमेंट हुआ AFCFTA ये अडॉप्ट किया गया, और 21 मार्च 2018 में जब किगाली एग्रीमेंट हुआ वहां पे इसे सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया। राइट? कि वहां अब भाई आप सब लोग भी इस पे साइन करके अपना जो कंसेंट है वो दे सकते हैं। The AFCFTA entered into force on 30th May 2019. Remember these all facts and figures which can be asked in question. Now question number 5. Which country leads the Giant Magellan Telescope project? Giant Magellan Telescope project USA का है। Right? So it is led by US in partnership with Australia, Brazil and South Korea with Chile as the host country. इसका जो टोटल अमाउंट है वो है $1 billion इसमें खर्चा आने वाला है, and was ranked mission critical by 2020 Decadal Survey on Astronomy and Astrophysics. Right? बहुत important ये जो प्रोग्राम है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज पर प्लान किया जा रहा है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। Hemidactylus ESI is the name of which new species identified in the Western Ghats, Kerala? The answer here is option number B, gecko. कुछ रिसर्चर्स की टीम ने एक नई स्पीसी फाइंड की है जो कि गेको की स्पीसी है। गेको इज अ काइंड ऑफ लिजार्ड। राइट? इट इज अ काइंड ऑफ लिजार्ड। राइट?
तो यहाँ ये जो मिली है एटापर्डी वेस्टर्न घाट्स में फाउंड की गई है, डिस्कवर की गई है। द न्यू स्पीसीज नेम हेमीडैक्टिलस ईसाई बिलोंग्स टू द जीनस ऑफ हेमीडैक्टिलस गोल्डफस्ट। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, साइंटिफिक नेम्स हैं, ये कई बार पूछे जा सकते हैं आपसे कि एग्जैक्टली किस स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, राइट? Now the next question is Sariska Tiger Reserve is located in which state or union territory? We all know that it is located in Rajasthan. Sariska Tiger Reserve ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पर हैबिटेट मैनेजमेंट को लेके काफी सारे मेजर्स पे काम किया जा रहा है और इसी के चलते टाइगर पॉपुलेशन जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 25 तक पहुंच गई है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टोटल टाइगर्स 25 हो गए हैं। कई सारे ग्रासलैंड हैबिटेट्स डेवलप किए जा रहे हैं, जो कि ड्राई पैचेस थे लैंड के, वहां पे ग्रासलैंड हैबिटेट डेवलप किए, कई सारे ब्रीड यहाँ पर की जा रही है और टाइगर्स की फीडिंग को बढ़ाने के लिए भी काफी काम किया जा रहा है। इसी के साथ नए वाटर सोर्सेज भी मिले हैं 10 डाइवर्स हैबिटेट्स में, राइट? तो यहाँ पे काफी अच्छा काम हो रहा है, तो इसीलिए ये न्यूज में है और आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। यू हैव टू रिमेंबर इट इज लोकेटेड इन राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सेंट्रल मीडिया एक्रीडिटेशन गाइडलाइंस 2022? The answer is option number B, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च किया है सेंट्रल मीडिया एक्रीडिटेशन गाइडलाइंस। It includes a stringent provision under which the accreditation is liable to be suspended or withdrawn if a journalist acts in a manner which is prejudicial to the sovereignty and integrity of India, the security of the state, among others. Right? तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर कोई भी जर्नलिस्ट इस तरीके से कोई बात कहता है या एक्ट करता है जो कि भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है, उसको लेके कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं जिसका नाम है सेंट्रल मीडिया एक्रीडिटेशन गाइडलाइन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंशोट फेस्टिवल इज celebrated in which state or UT? So this festival is celebrated in Jammu and Kashmir. कंशोट फेस्टिवल एक रिलीजियस कलरफुल इवेंट है नाग कल्चर का, रिमेंबर नाग कल्चर का, और ये डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो लॉर्ड शिवा गॉडेस पार्वती की पूजा करती हैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के साथ साथ, राइट? इसे गायत्री तृतीय के नाम से या गौरी तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, रिमेंबर गौरी तृतीय, राइट? अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से सेम फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। जो रिचुअल्स यहाँ पे हैं वही रिचुअल्स बहुत सारे स्टेट्स में होते हैं, लेकिन हर जगह अपने अपना नाम बदल दिया जाता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी function under the aegis of which institution? The answer here is option number B. इसरो के अंदर काम करता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, राइट? तो अहमदाबाद बेस्ड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी ये अहमदाबाद में है, रिमेंबर, और इसरो के अंदर काम करता है। क्या अभी नया है इसमें? रिसेंटली द साइंटिस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड quantum entanglement using real-time quantum key distribution, और इन्होंने हैक प्रूफ कम्युनिकेशन कंडक्ट किया बिटवीन टू बिल्डिंग्स सेपरेटेड बाय 300 मीटर्स। तो ये नई डिस्कवरी है। इसरो के बारे में भी हम जान लेते हैं। इट इज द पायनियर स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ऑफ इंडिया, एज यू ऑल नो दैट, और हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। इसे बनाया गया था 1969 में with a vision to develop and harness space technology in nation's development, right? और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और साइंटिस्ट विक्रम साराभाई ने मिलकर इसे एस्टैब्लिश किया था। इससे पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च याद रखना है। 1962 में इसे एस्टैब्लिश किया और 7 साल बाद नाम बदल के रखा इसरो। ओके,
So Vikram Sarabhai considered among the founding fathers of Indian space program. You have to remember this thing. Question number 11. India recently held a high-level conference on renewable energy along with which bloc? The answer is option number B, ASEAN. ASEAN members और Ministry of New and Renewable Energy साथ ही साथ Ministry of External Affairs ने मिलकर आसियान इंडिया हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी को कंडक्ट किया और इसे होस्ट किया गया इन कोलैबोरेशन विद एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी, राइट। टेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। द थीम फॉर द कॉन्फ्रेंस इज एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन फॉर इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल मार्केट्स, बिकॉज यू ऑल नो दैट कि रिन्यूएबल एनर्जी को कितना ज़्यादा अभी प्रमोट करने की बात की जा रही है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एमिशन को कम कर सके, जो पेरिस एग्रीमेंट में टारगेट्स रखे गए हैं उन्हें अचीव कर सके। The next question is white-cheeked macaque, a new mammal species in the country, has been discovered in which state? The answer is option number C. अरुणाचल प्रदेश में नई मैमल स्पीसीज मिली है व्हाइट-चीक्ड मकाक की। आप देख सकते हैं ये ऐसे बंदर होते हैं जिनके गाल पर सफेद बाल होते हैं या व्हाइट चीक, राइट। तो पहली बार इसे चाइना में डिस्कवर किया गया था 2015 में एंड इट्स एग्जिस्टेंस वाज नॉट नोन इन इंडिया बिफोर दिस। और पहली बार अब ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोर्ड सीट्स इन इंडिया इन 2021 as per women in the boardroom report? The answer here is option number C. 17.1% women representation है 2021 में बोर्ड रूम में, राइट। और ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है डेलोइट्स विमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट, राइट। इस रिपोर्ट में बताया गया है 9.4% का इंक्रीज हुआ है 2014 से 2021 में, यानी एट प्रेजेंट 17.1% पार्टिसिपेशन है वुमेन का, राइट। लेकिन अगर हम बात करें 2018 से, तो 2018 से 2021 में कुछ कम हुआ है, डाउन हुआ है ये परसेंटेज 0.9% से। ग्लोबली वुमेन होल्ड 19.7% ऑफ बोर्ड सीट्स which rose by 2.8% since 2018। तो ग्लोबली देखें तो 2018 से बड़ा है, बट इंडिया में अगर देखें तो 0.9% से कम हुआ है। At the current pace, world could expect to reach near parity only in 2045. Next question is scientists from which country achieved a milestone in nuclear fusion energy by generating 59 million joules of sustained energy? The answer is यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक नया माइलस्टोन रेडी किया है, खड़ा किया है न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी की फील्ड में। इन्होंने क्या किया, जिस तरीके से सन में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है बिल्कुल उसी तरीके से हीट एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए नया जरिया खोजा है, जो कि 59 मेगा जूल्स ऑफ सस्टेन एनर्जी को एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जनरेट किया। And a kg of fusion fuel contains about 10 million times energy that of a kg of coal, oil और gas। यानी 1 किलो कोयले से जितनी एनर्जी होती है उससे 10 मिलियन टाइम ज्यादा 1 kg ऑफ फ्यूजन फ्यूल प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। पूरी प्रोसेस ये है, इन्होंने ट्राइटियम और ड्यूटेरियम को यूज किया है जो कि फ्यूजन रिएक्शन के बाद एनर्जी, हीलियम और फ्यू न्यूट्रॉन को रिलीज करता है, राइट। और किस तरीके से ये काम करता है पूरा इस डायग्राम में दिया हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। तो क्या होता है कि जो गैसेस हैं ट्राइटियम और ड्यूटेरियम में, इनको सबसे पहले बोम्बार्ड किया जाता है, फिर मैग्नेट शेप जिसमें प्लाज्मा है, प्लाज्मा की हीटिंग होती है और सुपर हीटेड प्लाज्मा क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर देता है और इस तरीके से थर्मल शील्ड्स बन जाती हैं। हीलियम के साथ एक फ्री न्यूट्रॉन भी बाहर निकलता है, राइट। तो हीट एक्सचेंज में क्या होता है, वाटर ट्रांसफर हीट टू टरबाइन जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। खास बात यह है कि नॉन पॉल्यूटिंग हीलियम इज द मेन बाय प्रोडक्ट, तो बहुत ज़्यादा इसमें
वेस्ट जनरेट नहीं होगा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट विल बी सेफ टू हैंडल विद इन 50 to 100 years, राइट? तो दिस इज अ न्यू एंड प्रपोज्ड प्लान और काफी अच्छे से इस पे काम किया जा सकता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which Indian city has the most traffic congestion as per TomTom traffic index? मुंबई में सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंजेक्शन बताया गया है एज पर TomTom ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में, और 58 कंट्रीज की 404 सिटीज पे ये इंडेक्स रिलीज किया गया है. India fared better than global average of 10% decrease in congestion, but 4 cities from India featured in the index global top 25 list. देख रहे हैं आप, 4 सिटी 25 जो ग्लोबल सिटीज है उसमें से 4 इंडिया की सिटी है, मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली एंड पुणे, जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन देखा गया है. The next question is ASER report is published by which institution? प्रथम फाउंडेशन के द्वारा हर साल एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है. रिसेंटली इसे अभी रिलीज किया गया है. The basic reading and numerical abilities of school children in West Bengal have reduced during COVID-19 without classroom. ये इस रिपोर्ट का आउटकम. बात करें अगर असर सर्वे की, तो इसे प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है एंड इट इज द ओल्डेस्ट सर्वे ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री, राइट? तो बेसिकली ये फोकस रखते हैं फाउंडेशनल लर्निंग पे, एलिमेंट्री लेवल पे, कि किस तरीके से बच्चों को फैसिलिटीज दी जा रही हैं स्कूल में, क्या उनका लर्निंग सिस्टम है पूरा. और ये 2011 का सेंसस यूज किया जाता है इसमें. असर 2018 में जो सर्वे हुआ था ये 3 से 16 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन के ऊपर किया गया था एंड इट इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल रूरल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया and generated estimates of foundational reading and arithmetic abilities of children in the age group 5 to 16 years, right? असर 2019 की जो रिपोर्ट है ये प्री स्कूलिंग और स्कूलिंग स्टेटस को एम्फेसिस करती है इन द एज ग्रुप 4 to 8 years इन 26 रूरल डिस्ट्रिक्ट. इन्होंने अर्ली ईयर्स पे फोकस किया और प्रॉब्लम सॉल्विंग फैसिलिटी को डेवलप करने पे फोकस किया. कंटेंट नॉलेज से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों के लिए जरूरी है. असर 2020 ये पहला फोन बेस्ड ASER सर्वे था और इसे कंडक्ट किया गया सितंबर 20 में, the 6th month of national school courses. So this is all about ASER. Now come to the question number 17. National Center of Excellence in Carbon Capture and Utilization has been established at which institution? The answer is option number B. IIT Bombay में establish किया गया है इसे. NCOE CCU फुल फॉर्म भी आपको याद रखना होगा, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन. तो ये इंडिया का पहला ऐसा सेंटर है जिसे सेंट्रली फंडेड किया गया है और ये एक्सप्लोर करेगा पोटेंशियल ऑफ कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को कैप्चर करके एब्जॉर्ब करके क्लाइमेट चेंज के गोल्स को अचीव कर सकें. क्वेश्चन नंबर 18. An ancient Roman settlement has been recently found by the archaeologists in which country? The answer is option number B. UK में सबसे पुराना एंशियंट रोमन सेटलमेंट साइट मिला है और ये साइट है अपकमिंग हाई स्पीड रेलवे HS2 के बीच में आ रहा है. रिसेंट एक्सकेवेशन जब इसका काम चल रहा था इस हाई स्पीड रेलवे का, तो यहाँ खुदाई में साइंटिस्ट को मिला 40 डिसिपेटेड स्केलेटन्स, राइट? तो जब इन स्केलेटन्स को निकाला गया तो पता चला कि ये रोमन सेटलमेंट के स्केलेटन्स हैं और the team earlier found 1200 coins, pottery, cutlery, gaming dice, bells and lead weights. काफी सारी चीजें यहाँ पर मिली हैं. Next question is Australia has recently designated which species as endangered? कोआला. कोआला जो स्पीसीज है ऑस्ट्रेलिया में काफी फेमस है और बहुत ज्यादा अमाउंट में ये देखे जाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो गई है. इन्हें पहले वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया था, सिर्फ 10 साल में ही ये वल्नरेबल से एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं. दैट मीन्स इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी एटमोस्ट प्रायोरिटी पे आती है अब, राइट? तो यहाँ पर जब जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लगी थी, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में, तो उस समय से काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे सूखा पड़ रहा है, ड्रॉट की कंडीशंस हो रही है, समर बुश फायर्स काफ़ी ज़्यादा होता है
और डिसीज और अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट जो पड़ा है, इसकी वजह से कोआला का हैबिटेट लॉस हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर इनकी जो नंबर है वो बहुत ही कम हो गई है। Next question is, which country is the host of One Ocean Summit which was seen in the news recently? One Ocean Summit को होस्ट करने वाला देश है फ्रांस, राइट? इसे फ्रांस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक के कॉपरेशन के साथ। तो इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड द फ्रेंच इनिशिएटिव ऑफ हाई एम्बिशन कोलिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। Prime Minister Modi also attended the conference and said that India is committed to eliminating single-use plastic, which is a major source of pollution in the oceans, right? The next question is, Belarus is bordered by which sea? Belarus किस सी से बॉर्डर करता है? तो पहले तो आप मैप देख लीजिए, ये है बेलारूस। क्या आपको इसके आसपास कोई ओशन या सी नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर होता है नो सी बॉर्डर। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में और ये बॉर्डर करता है, इसे बॉर्डर किया जाता है रशिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड और यूक्रेन के द्वारा, राइट? तो ये 5 कंट्रीज है जो इसे बॉर्डर करती है, आपको याद रखना है। फिलहाल ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि रशिया एंड बेलारूस हैव स्टार्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज क्लोज टू बेलारूसियन बॉर्डर विथ यूक्रेन, राइट? यहाँ ये जो बॉर्डर है इस एरिया में ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। रशिया has already amassed forces along its border with Ukraine and in the annexed Crimean Peninsula. The next question is Muse and Helioswarm. अभी अभी न्यूज में था कि किस स्पेस एजेंसी से एसोसिएटेड है? The answer is option number C, नासा। नासा ने 2 नए मिशन लॉन्च किए हैं जिसका नाम है म्यूज एंड हेलियोस्वार्म। म्यूज का फुल फॉर्म है मल्टी स्लेट सोलर एक्सप्लोरर। ये दोनों ही मिशन किस प्लैनेट को स्टडी करने के लिए बनाए गए हैं? तो हमारा आंसर होगा सन। सन का जो कोरोना वाला पार्ट होता है उसे ये स्टडी करेगा एंड इट विल ऑल्सो मेजर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलर विंड। रिमेंबर, सेम स्टेटमेंट एज इट इज एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नासा ने इससे पहले भी कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं पार्कर सोलर प्रोब के द्वारा। आपने सुना होगा पार्कर सोलर प्रोब, ये भी नासा का ही एक्सपेरिमेंट था, यू हैव टू रिमेंबर। और नेक्स्ट मिशन है मल्टी स्लेट सोलर एक्सप्लोरर एंड हेलियोस्वार्म। ठीक है, हेलियो से आपको याद रखना है, हेलियो मतलब सन होता है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, सन के कोरोना वाले पार्ट को स्टडी करेगा, राइट? ये हमारा अर्थ है। So this is all about today. Thank you so much guys and stay connected with EduNath.